में तीन महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, और उन जानकारियों को साझा करूं उससे पहले जरूरी है एक छोटा जिक्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जो नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। आप सबके सामने पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। आप सब में से कई ऐसे पुराने साथी भी हैं जिन्होंने मेरे नेता के संघर्ष को देखा। सन 2000 में जब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन किया और किस तरीके से अलग अलग पड़ाव पर कई बार पार्टी ने ऊंचाइयां हासिल की, तो कई बार पार्टी को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। 2000 में पार्टी के गठन के तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनाव में जहां हमारे 4 सांसद जीत कर आए, तो वहीं 2005 के दोनों चुनाव में जहां एक बार प्रदर्शन बेहतरीन रहा, 29 विधायक जीत कर आए, तो उसी साल हुए नवंबर के चुनाव में पार्टी उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं था। 2009-2010 पार्टी के सबसे कठिन समय में से, सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक था, जहां 2009 में स्वयं मेरे नेता खुद चुनाव हार गए थे। पार्टी का कोई सांसद उस वक्त जीत नहीं पाया था। तो वहीं दूसरी तरफ 2010 में भी विधानसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। और 2014 से जिस तरीके से पार्टी ने निरंतरता में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत हासिल करने के सिलसिले को बरकरार रखा। 2014 में 7 सांसद हमारे, 7 प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़े, 6 जीते। 2019 में 6 लड़े, 6 के 6 जीते। और 2024 में 5 लड़े, 5 के 5 जीते। तो वो एक निरंतरता बरकरार रही लोकसभा के चुनाव में। पर विधानसभा में पुनः 15 में हम लोगों का प्रदर्शन दोबारा अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा। विपरीत परिस्थितियों में उस वक्त राजू तिवारी जी, इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। राजकुमार शाह जी, वो हमारे विधायक बने, मात्र 2 सीटें हम लोग जीत पाए। और 20 आते आते तो पार्टी ने एक अलग ही फैसला लेने का काम किया। और मैं ये मानता हूं कई बार उस फैसले को लेकर चर्चाएं हुई, बहस हुई, वो फैसला सही था, वो फैसला गलत था। पर उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरे इस फैसले का, मेरे इस निर्णय का इतिहास अपने हिसाब से आकलन करेगा कि क्या वो फैसला सही था मेरा अकेले चुनाव लड़ने का या गलत था। पर आज मैं मानता हूं कि जब पार्टी ने एक नई ऊंचाई हासिल की है ठीक 5 साल के बाद, तो इसकी जड़ में 2020 के उस फैसले की झलक जरूर दिखाई देती है। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने विपरीत परिस्थितियों में, जब यकीनन गठबंधन में हम लोग को कॉर्नर किया जा रहा था, गठबंधन में हम लोग को जगह नहीं मिली थी, तो वहीं एक ऐसा दौर था जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लगभग अगस्त के महीने से वो अस्पताल में थे। और उससे पहले से उनकी तबीयत खराब थी, तो उससे पहले लगभग 6-7 महीने तो हम पटना आए भी नहीं थे। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव के दौरान पहले चरण का जब नामांकन चल रहा था, ठीक उस दौरान उनका निधन हुआ। और उसके बावजूद भी पार्टी अपने फैसले पे कायम रही और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। परिणामों के बाद मेरा कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मुझ पे आरोप लगाए गए कि मैंने क्यों ये फैसला लिया। पर उसके बाद भी मुझे कम से कम इस बात का गर्व, इस बात का संतोष था कि एक अपने सिद्धांतों पे अडिग। क्या लगता है केंद्र में भी आप मंत्री हैं, आपके 19 विधायक जीत कर आए, 2 मंत्री भी बन गए, एक बड़ी जिम्मेदारी है। और युवा, जो जिस तरह से युवा की एक कह सकते हैं कि मांग है कि बिहार में इंडस्ट्री हो। प्रधानमंत्री आए, जेपी नड्डा आए, अमित शाह आए, तमाम लोग आए। बिहार को जरूरत है इंडस्ट्री की, बिहार को जरूरत है रोजगार की। तो ये आपको लगता नहीं कि चिराग इसमें क्या करें? ये सवाल कई बार चुनाव के दौरान भी हम लोगों से पूछा गया कि भाई 20 साल के बाद आज आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब हम लोगों ने संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया कि हर जिले में उद्योग खुलने चाहिए। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि किसी भी राज्य में उद्योग खुलने से पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की जरूरत है। आप उद्योगों की कल्पना ही नहीं कर सकते जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी। अगर सड़क मार्ग, रेल मार्ग से अगर आपके राज्य के जिले जुड़े हुए ही नहीं हैं, तो आप कैसे। अच्छा हाँ, आपका ये मेरे दिमाग से निकल गया।
तो ऐसे में उद्योगों को लेकर जब तक वो कनेक्टिविटी ही नहीं तैयार होगी तो हम लोग कैसे वहाँ पे उद्योग लगाने की सोच सकते हैं। लॉजिस्टिक्स ही वर्कआउट नहीं होंगे। ऐसे में इन 20 सालों में जहाँ कनेक्टिविटी तैयार की गई, मुझे वो दिन भी याद है कि जब मुझे यहाँ से शहर बंदी जाने में पूरा पूरा दिन लग जाता था। मैं अपने गांव का जिक्र कर रहा हूँ, आज महज 3.5-4 घंटे में मैं अपने गांव पहुंच जाता हूँ। तो ये कनेक्टिविटी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जहाँ पहले दिन में मात्र 1-1.5 घंटे बिजली आती थी तो लोग खुश होते थे, आज 1-1.5 घंटा कभी चली जाती है तो लोग शोर मचाने का काम करते हैं। जब तक बिजली, पानी की व्यवस्था, ये चीजें तैयार नहीं होती, उद्योग की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे में जहाँ बिहार में हर एक जिले में उद्योग खोलने का जिक्र, और ये जिक्र ही नहीं, इसको रोड मैप के साथ हम लोगों ने तैयार किया है। 25 चीनी मिलें खोलने की बात की गई है। जितनी बंद पड़ी मिलें थी, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, उनको किस तरीके से एक वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया जा सके, उस पर हम लोग जल्द काम करके उसको रोल आउट करने का हम लोग काम करेंगे। तो ऐसे में जिस ब्रेन ड्रेन का आप जिक्र कर रहे थे, पलायन, ये हम सब के लिए भी चिंता का विषय रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच न सिर्फ पलायन को रोकने की है, बल्कि आने वाले 5 साल 10 सालों में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने की है कि हम लोग रिवर्स माइग्रेशन हम लोग शुरू करें। तो आने वाले दिनों में जहाँ मजबूती से औद्योगिकीकरण आप होते हुए देखेंगे, मेरे विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी इसमें रहेगी। कृषि प्रधान राज्य है मेरा, और अब क्योंकि हम लोग सरकार का हिस्सा हैं, मेरे विभाग में प्रसंस्करण की अनंत संभावनाएं हमारे राज्य में हैं। ऐसे में कई बार जमीन और इसकी सब जो दिक्कतें हम लोग को आती थी, अब डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से बनी है और केंद्र और राज्य में हम लोग के का प्रतिनिधित्व है, तो मुझे लगता है उसमें भी तेजी से हम लोग विस्तार होते हुए। उम्मीद थी कि भाई एक गायब हो गए। चिराग पासवान कितना और लालची हो सकता है? विचारों से समझौता की बात हो रही है। नहीं, ये लालच की बात होगी। आप सोच रहे हैं मैं कहाँ से आया हूँ। 2021 में आप मेरे साथियों में से रहे हैं जिन्होंने मेरे संघर्ष के हर दौर को देखा है, जहाँ एक आदमी आपको मेरे आसपास नहीं दिखता होगा। संभवतः कहीं कार्यक्रम करना है तो 10 लोग कहाँ से आएंगे, कौन उस व्यवस्था को तैयार करेगा? ये मुट्ठी भर लोग जो हमारे साथ थे वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते थे। ऐसे में 2024 में अकेले सांसद की पार्टी, और जिसकी पार्टी को 2021 में तोड़ दिया गया था, उसे घर परिवार से निकाल दिया गया था, उस अकेले सांसद में मेरे प्रधानमंत्री ने विश्वास करके 5 सीटें लड़ने के दी। आज जब स्ट्राइक रेट की बात होती है कि मैंने 5 ही 5 जीत के दी, वो तो सेकेंडरी है ना, पर ये विश्वास ये होना कि आपको 5 सीटें दी जा सकती हैं और आप जीत सकते हैं, ये विश्वास ही बहुत बड़ी बात है जो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पर किया है। उसके बाद उनके विश्वास पे मैं खरा उतरा, वो सेकेंडरी था। 5 सांसद मेरे जीते, 1 सांसद वाली पार्टी के 0 में 1 विधायक बोलने लगा था, बट जो जीते भी थे वो भी दूसरी तरफ चले गए थे। तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसमें से हम 19 जीत के आते हैं तब, जबकि निरंतरता में ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि सारी हारने वाली सीटें दी गई हैं। दहाई का आंकड़ा भी चिराग पासवान की पार्टी पार नहीं कर पाएगी, एंड जो कि ना वे डाटा के हिसाब से देखें तो सही भी था। 26 में से 29 में से 26 हारी हुई सीटों पर मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, बट उसके बावजूद ये विश्वास होना गठबंधन का कि आपको 29 सीटें दी जा सकती हैं और आप उसमें से 19 आप जीत कर आते हैं। 2 मंत्रियों को पहले उसमें शपथ भी दिलवा दी जाती है। अब अगर इसके बाद भी मैं गठबंधन से कुछ मांगूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा लालची कोई नहीं होगा। इसके बाद भी अगर मैं मलाल रखूंगा किसी तरीके से तो फिर मुझे खुशियों को मनाना नहीं आता होगा। तो ऐसे में जितना मिला है, मैं मानता हूँ कि ये मेरे पिता के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मलाल करके किसी बात। 2 मंत्री बने हैं, कोई मंत्री खास मंत्रिमंडल का डिमांड है कि दोनों मंत्रियों को ये के बाद पुनः मैं दोहराऊंगा कि हम लोग कल मैंने इस बात का जिक्र किया, इंक्लूसिव गवर्नेंस की सोच के साथ हमारी सरकार बिहार में कार्य करने जा रही है। 2014 के बाद जिस तरीके से केंद्र में आपने देखा कि साइलोज को ब्रेक डाउन किया गया, अभी तक जो मिनिस्ट्री साइलोज में काम करती थी, इंटर मिनिस्ट्रियल इंटर डिपार्टमेंटल इंट्रैक्शन के साथ सरकारों ने काम करना शुरू किया,
जितनी अलाइड मिनिस्ट्रीज हैं, अब आप एग्रीकल्चर के साथ ही देख लीजिए, फूड प्रोसेसिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, ये जितनी भी अलाइड मिनिस्ट्रीज हैं सब एक दूसरे के साइलों से बाहर निकले और हम लोगों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। ऐसे में आप मेरे मंत्रालय, आप मेरी पार्टी को बहुत सीमित कर रहे हैं ये बोलकर कि मैं किसी मंत्रिमंडल की मैं बात कर रहा हूँ। जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों के विभाग भी मेरे हैं, तो भाजपा के मंत्रियों के विभाग भी मेरे हैं, मेरे विभाग भी जदयू के और भाजपा के भी हैं। एक यूनिट, एक टीम के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। पर स्टिल अगर आप कोई स्पेसिफिक जानकारी आप जानना चाह रहे हैं तो मैंने कोई मंत्रिमंडल विशेष तौर पर कोई मांग पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसकी घोषणा कर दी जाएगी। विभागों का बंटवारा पहले लालू यादव के परिवार पर सवाल है। हाँ, आ रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि आरजेडी ने ऑफिशियल पोस्ट किया है और परिवारवाद को लेकर सवाल करेगी। पहला कहाँ से कहाँ तारों को जोड़ा जाता है। बहरहाल परिवारवाद का जहाँ तक सवाल खड़े करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अंतोगत्वा काबिलियत, और मैंने हमेशा इस बात को कहा और माना है कि आप किसी परिवार से आते हैं नहीं आते हैं, ये आपका सौभाग्य हो सकता है। कोई हैवी वेट सरनेम आपके साथ अगर जुड़ा है, आपका सौभाग्य बट आपकी काबिलियत नहीं है। सौभाग्य शायद आपको मौका दे सकता है, बट काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाने का काम करेगी। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आज मेरी पार्टी अपनी काबिलियत यहाँ तक पहुँची। अगर चिराग पासवान में वो क्षमता नहीं होती तो रामविलास पासवान के बेटे होने की वजह से 14 में एक बार बस उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल गया, पर अगर 19 में जमुई की जनता ने मुझे तिगुने मार्जिन से जिताने का काम किया तो संभवतः उन 5 सालों में मेरी काबिलियत के अनुसार किए गए कामों के आधार पर था। 2021 में मेरी पार्टी को समाप्त करने के बाद अगर मुझमें काबिलियत नहीं होती तो शायद मैं पुनः पार्टी को खड़ा नहीं कर पाता। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आप में वो काबिलियत का होना जरूरी है, वही इवेंचुअली आपको आगे लेकर जाने का काम करेगी। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल खुद के ऊपर, उनके ऊपर परिवारवाद के कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये वो समय है जहां अपनी काबिलियत उनके परिवार के सदस्य दिखा सकते हैं। संघर्ष, कठिन परिस्थितियों में आपका संघर्ष आपकी सही पहचान कराता है। यहाँ से अगर वो निकाल देंगे तो यकीनन काबिलियत होगी, बट अगर किसी वजह से अगर वो चूक जाते हैं तो आपकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे। मैं इस बात को जरूर कहूँगा, आंकड़े आप देखिएगा, काबिलियत अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के सेकेंड जनरेशन के द्वारा नहीं सामने आई। 2005 तक जिस तरीके से उनकी पिछली पीढ़ी आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और 5 में हार जो मिली, उसके बाद से पार्टी कभी खड़ी ही नहीं हो पाई है। 2010 के परिणाम आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को पुनः करारी हार मिली है। 2015 में अगर ये अहंकार जो इनके अंदर आ गया कि भाई हम बड़ी पार्टी नहीं भैया, 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आपके साथ जाने की वजह से आपको वो परिणाम मिला, नहीं तो 2015 में भी आप 15-20 सीटों पे आप सिमट के रह जाते। 2020 में पुनः डिवाइडेड एनडीए की वजह से आपको लाभ मिला। कल हम लोग आदरणीय ललन जी सब लोग मंच पे थे, कल हम लोग यही सब जिक्र कर रहे थे कि भाई यही परिणाम आपका 20 में भी आता अगर हम सब एक साथ रहते। 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए अगर आपको देखने को मिलता तो एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल, और अगर निरंतरता में ये रहता तो आज तो उस पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहता। तो परिस्थिति की वजह से 15 और 20 में ये लोग आए और इस बात का अहंकार इन लोगों को इतना ज्यादा हो गया, जिस एग्रेसिव तरीके से ये लोग सामने आते थे, बिहार की जनता 2005 से इनको नकार चुकी है। और जहां तक आपने नाम का जिक्र किया, मेरी पार्टी ने नाम से ज्यादा काम को प्राथमिकता देने की सोच रखी है। तो ऐसे में 2 ऐसे नेता हमारे यहाँ पर मंत्री पद पर विराजमान हैं, जिनका एक का मैंने जिक्र किया कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। बेगूसराय में एक छोटे कार्यकर्ता की भूमिका से यहाँ तक आना, ये इनके काम को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ महुआ से संजय सिंह जी, जो मेरी लोकसभा से आते हैं, ऐसे में मेरे लिए भी एक ताकत बड़ी है कि भाई मेरी लोकसभा में मुझे मजबूती देने के लिए एक और मेरे साथी वहाँ पर तैयार हुए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने संगठन में सदस्यता प्रभारी के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाने का काम किया संगठन के विस्तार को लेकर,
और जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की, मुझे नहीं पता कि इस बात को कितना हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र को ये हरा कर आए हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, जायंट किलर। हाँ, एक जायंट किलर की भूमिका में ये आए हैं। तो ऐसे में मेरे दोनों संजय नाम पर नहीं, काम के आधार पर यहाँ पर आए हैं। बाकी अपने नाम को किस तरीके से इस्तेमाल दूसरी जगह पर कर रहे हैं, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, वो उनका अपना इंटरनल। चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने बधाई दी। मेरी सराखों पर उनकी बधाई, जब उन्होंने मुझे गाली दी थी, मुझे चंडाल और कई ऐसे, मैं उनका अपना खून नहीं, कई बातें कही थी, तब भी मैंने उनका आशीर्वाद, और मैंने माना है कि बड़ों की हर बात आपके लिए आशीर्वाद ही होती है, तो मैंने तब भी उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। और आज तो सही में उन्होंने मुझे बधाई दी है, उनको नमन करते हुए सहज स्वीकार करता हूँ उनकी बधाई। चिराग जी, यहाँ पर क्या कहेंगे? कोई अभी भी मान रही है कि ये सरकार 5 साल नहीं टिक पाएगी। कौन मान रही है? ये चर्चा कौन कर रहा है भाई? कब? आने वाले दिनों में क्या आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार पे ज्यादा काम करेगी। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, जहां पे गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और 30 तो अभी दूर की बात है, उससे पहले 29 एक और पड़ाव आएगा, जहां चौथी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ मैं और मेरी पार्टी जिम्मेदारी निभाने का काम करेगी। 30 आते आते यकीनन पार्टी एक बड़े स्वरूप में अपने आप को तैयार कर चुकी होगी। उस वक्त की भूमिका हम लोग तब सोचने का काम करेंगे। पर मैं ये मानता हूं कि जो एनडीए गठबंधन है, यह अपने में इतना स्ट्रॉन्ग और विनिंग कॉम्बिनेशन है, जिसके सामने मैं नहीं मानता कि अब कोई और टिक पाएगा।